नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। कल यानी कि 18 जुलाई को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के लिए मतदान किया जाएगा। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। वहीं विपक्ष के यशवंत सिन्हा के लिए काफी जोर लगा रहा है विपक्ष। आज द्रौपदी मुर्मू एनडीए की बैठक के लिए संसद भवन पहुंची, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 करोड़ आदिवासी उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने से खुश हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि सभी सदस्यों से मेरी अपील है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और मुझे वोट दें। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। उनका जन्म संथल आदिवासी परिवार में हुआ है। अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो वो पहली महिला आदिवासी होंगी जो इस मुकाम पर पहुंची। द्रौपदी मुर्मू के गांव से हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर एक जिला है मयूरभंज और वहां पर एक छोटा सा गांव है ऊपरबेड़ा। ऊपरबेड़ा से द्रौपदी मुर्मू जो हैं एनडीए की कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति के लिए, और अगर वो राष्ट्रपति चुनी जाती हैं तो यहाँ से पहली आदिवासी महिला होंगी जो देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचेगी और दूसरी महिला होगी जो देश की राष्ट्रपति बनेगी। इस छोटे से घर से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी है और यहाँ से फिर वो पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने आगे जाके कॉलेज की पढ़ाई करी। फिर 2 बार बीजेपी एमएलए रही हैं, गवर्नर रही हैं और अब राष्ट्रपति के लिए एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। इस घर में अब भी उनके कुछ परिवार के लोग रहते हैं। उन्होंने पास के शहर में एक घर बना लिया है जहां उनके भाई और भाभी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो जॉइंट फैमिली जिसे हम कहते हैं, जो बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, उसके कुछ सदस्य अब भी यहाँ पर रहते हैं और खुश हैं ये लोग ये देखकर कि उनके गांव से एक महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये इनके जो काका हैं उनके बेटे हैं, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी के चचेरे भाई हैं। आपका नाम बताइए। भक्तबंधु टुडू। दीदी, अगर प्रेसिडेंट बनती है, राष्ट्रपति बनती है तो बहुत बड़ा सम्मान होगा आपके लिए, आपके गांव के लिए। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कब आई थी वो यहाँ पर? जनवरी महीना में आए थे। हाँ। और दीदी राष्ट्रपति बनने के लिए जा रहा है तो हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। हाँ। हाँ। ये आपका बेटी है? ये भतीजी है। हाँ। तो आपका द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? फूफी? नहीं। क्या लगेंगी आपका? दादी। दादी है। अच्छा, तो अगर दादी राष्ट्रपति बन जाएंगी तो आप क्या बनोगे? हाँ, उन लोगों का जैसे ही बनेंगे। तुम भी उन लोगों का जैसे बनोगे? ठीक है। हाँ। अभी पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। क्या नाम है? चूड़ा सक्र टुडू। अच्छा, और आगे आपको क्या बनना है? आगे टीचर बनना है या सरकारी नौकरी में जाना है या आपको भी राजनीति में जाना है? क्या करना है? राजनीति में। अरे वाह वो भी राजनीति में जाने के लिए तैयार है। इनके बहू से पूछती हूँ मैं, आपका नाम बताइए। दुलारी टुडू। गांव है ऊपरबेड़ा। हाँ, आप दुलारी जी, आप उनके क्या लगते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के? भतीजा का बहू है। हाँ। तो आपके घर से, जैसे उन्होंने बताया कि अगर राष्ट्रपति चुन के जाएंगे तो घर के लिए तो बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन जो पूरी सांथल जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके लिए कितना बड़ा हम इसको मान सकते हैं कि उपलब्धि होगी ये? हाँ, हम लोग का सांताल समाज में बहुत लोग खुश हैं। सब गांव में भी बहुत खुश हैं। मुर्मू जी अगर यहाँ पे बन जाएंगी तो गांव के लिए क्या प्रेरणा देंगी वो? और गांव के लिए तो आगे भी कुछ किया भी है सब कुछ, लेकिन आगे भी कुछ करेंगे अच्छा काम। और लोगों को क्या लग रहा है कि अगर वो राष्ट्रपति, तो इतना गर्व की बात है कि हाँ। राष्ट्रपति बन जाएंगे। लोग तो सब खुश है अभी गांव में भी, और आगे कुछ करेगा तो सोच रहे हैं तो लोग कुछ है। और जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिजली वगैरह कुछ गांव में पास में भी कुछ घरों में बिजली भी आई है उनका जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हुआ। आपके गांव में बिजली था यहाँ पे शुरू से? था। हाँ। बिजली तो पहले ही था। हाँ। लेकिन वो इस तरफ में 4-10-15 फैमिली रहते हैं ना, इसीलिए नहीं गया था, लेकिन अभी पूरा हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया। हाँ, कंप्लीट हो गया।
तो द्रौपदी मुर्मू जी के नॉमिनेशन के साथ साथ जैसे ये बता रहे हैं कि गांव में बिजली थी, सड़क भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा दूर है ये जो मेन शहर है उससे थोड़ा सा 5 किलोमीटर अंदर पड़ता है, लेकिन जो कुछ 10-15 घर जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, जिस दिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया उस दिन एक तरह से एक तोहफा मिला गांव को कि पूरे गांव में एक तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो ये है द्रौपदी मुर्मू जी का परिवार। ऊपरबेड़ा गांव से उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की थी और मिसाल है वो सब महिलाओं के लिए कि अगर कोई ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, और हो सकता है कि एनडीए की कैंडिडेट बनकर वो देश की राष्ट्रपति बनेंगी, पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी। ऊपरबेड़ा गांव से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद आज विपक्ष ने अपने साझा उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट आल्वा उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उनके नाम का ऐलान किया। मार्गरेट आल्वा पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ कई राज्यों की राज्यपाल रही हैं। मार्गरेट आल्वा मंगलवार को अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरेंगी। शरद पवार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 19 दलों ने मार्गरेट आल्वा को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना साझा उम्मीदवार चुना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम सब के तरफ हमने एक कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया। कैंडिडेट आप जानते हैं श्रीमती मार्गरेट आल्वा। She was a minister in government of India. She was a Rajya Sabha member for many years. Governor. She was a governor also, and she was a person who got a vast experience in administration and in parliamentary affairs. मार्गरेट आल्वा जी का नाम पर सहमति से मोहर उठाई है। अनुभवी नेता रही, केंद्रीय मंत्री, फॉर्मर गवर्नर, बहुत साल राज्यसभा में रही, पार्लियामेंट में रही। ये चुनाव हम अपनी ताकत से लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा अपोजिशन एक साथ रहेगा। इस बार संसद के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले स्पीकर ओम बिरला की बुलाई सर्वदलीय बैठक के बाद आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद के सुचारू कामकाज के लिए बुलाई गई इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के नहीं आने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या ये असंसदीय नहीं है? संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 45 दलों को न्योता दिया, लेकिन आए 36 दल। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के संजय राउत, आप के संजय सिंह समेत विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे। लेकिन केंद्र सरकार की बुलाई बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न आने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि संसद के आगामी सत्र पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक अभी शुरू हुई है और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या यह असंसदीय नहीं है? उधर सरकार की ओर से जवाब आया कि यूपीए के दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री भी ऐसे बैठकों में नहीं आते थे। मैं 2014 से पहले कौन प्रधानमंत्री इसमें आते थे ये बता दे दें, और उससे पहले बहुत वर्षों तक चीफ विप ये मीटिंग चलाते थे। बाद में पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री और कोई चलाते थे। अभी हम 2014 से माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में उस टाइम भी चलता था, आज भी चल रहा है, और अंत में प्रधानमंत्री जी एज ए गुड गेस्चर आते थे। अभी प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, इस बार आए नहीं है, लेकिन जो लोग अपने टाइम पे कितने बार प्रधानमंत्री जी को लाए थे, तो इन लोगों को इशू नहीं है, इसलिए इस छोटे छोटे ऐसे इशू को, ये नॉन इशू को इशू कन्वर्ट करना चाहते हैं।
संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष अग्निपथ योजना, किसानों की बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी कर चुका है। 13 से 14 मुद्दा ऐसा रखा है जिसमें हिंदुस्तान की आज आर्थिक हालत से लेकर हिंदुस्तान की आज जो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति हो रहे हैं, सारे चीज़ों की दाम जिस धरल्ले से बढ़ते जा रहे हैं, लोग आज आर्थिक स्थिति के चलते हाहाकार कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे को हम लोग सामने लाना चाहते हैं, चर्चा में लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान में सांप्रदायिक तनाव, हिंदुस्तान में अग्निपथ रिक्रूटमेंट के लेकर जिस तरीके आम युवाओं के अंदर एक खलबली मच गए हैं, एक आशंका पैदा हुए हैं, इस सारे मुद्दे को लाने के लिए हम लोग यह गुहार लगाए हैं। ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। हमारे एक स्वास्थ्य मंत्री को, सत्येंद्र जैन जी को 2 महीने से पकड़ के बंद करके रखा हुआ है, कोई कारण नहीं है, एक फर्जी मामला बना के, कोई आधार नहीं है। ये विषय भी मैंने उठाया। उधर सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद थे। सरकार की ओर से इस सत्र में 24 नए बिल पेश करने की तैयारी है। 32 बिल्स इंडिकेट किया गया है वेरियस डिपार्टमेंट से। मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें 14 बिल्स हमारा तैयारी है, 14 बिल हमारा पूरा तैयारी है। वो 14 बिल हम प्रेजेंट करेंगे और हम 32 बिल इसके लिए दिया है, लेट देम बी प्रिपेयर्ड। अगर इसमें ही मैंने सुना कि आप 32 बिल दिया है, उसमें 14 कौन सा लेते हैं हमको पता नहीं है, ये भी मुझे सुनाई पड़ा। उधर भी कुछ लोग कह रहे थे मुझे। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में भले ही कोशिश संसद को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मेल मिलाप से चलाने की हो, पर आसार ऐसे जरा भी नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष के अपने मुद्दे हैं तो सरकार के अपने कामकाज। जाहिर है कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है, लिहाजा मानसून सत्र में भी खूब गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। नई दिल्ली में कैमरामैन मुरसलिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। श्रीलंका संकट पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें डीएमके और एआईएडीएमके ने सरकार से श्रीलंका के मामले में दखल देने की मांग की थी। श्रीलंका इस वक्त सबसे गंभीर आर्थिक और सियासी संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा खत्म होने से भोजन, पेट्रोल, डीजल, दवाओं के साथ जरूरी वस्तुओं के आयात में मुश्किलें आ रही हैं। आम लोगों का बुरा हाल है। इसके चलते लोगों ने उग्र प्रदर्शन भी किए। राष्ट्रपति गोटाबाया देश छोड़कर भागे और उसके बाद वहां से उन्होंने इस्तीफा भेजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सिंगापुर जाने की अनुमति देने में देरी का आरोप लगाया है। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए सिंगापुर सरकार का न्योता मिला है और ये न्योता देश के लिए गौरव और मान की बात है। दुनिया दिल्ली मॉडल के बारे में जानना चाहती है, ऐसे में उन्हें जाने से रोकना देशहित के खिलाफ है। केजरीवाल ने यह भी लिखा कि मुझे जल्द सिंगापुर जाने की अनुमति दे ताकि मैं देश का नाम रोशन कर सकूं। गरीब एरियाज में योग करा रहे। अच्छा, एक बार मैं चाह रहा हूं कि जो सर ने क्वेश्चन किया कि जो लोग लोअर इनकम ग्रुप में झुग्गियों में करा रहे हैं उनकी तरफ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी को केजरीवाल मॉडल का डर है। मैंने तो जो संघीय ढांचे की मजबूती का मुद्दा उठाया कि किस तरीके से आप देश के संघीय ढांचे को लगातार प्रहार कर रहे हैं। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में दिल्ली का मॉडल रखने के लिए जाना है और मुख्यमंत्री को जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। 1.25 महीने से फाइल रोक के बैठे हुए हैं। तो ये विषय मैंने उठाया, क्या केजरीवाल जी के मॉडल से मोदी जी को डर लगता है? क्योंकि उनका एक फर्जी मॉडल है मोदी का और ये असली मॉडल है केजरीवाल का। तो इस तरह से डर के तो आप राजनीति कर नहीं सकते। आप एक मुख्यमंत्री को कैसे रोक सकते हैं?
इस वक्त इंडिया एट 9 में एक ब्रेक और उसके बाद मुंबई में गड्ढों से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ। मुंबई में बारिश की वजह से जो सड़कों पर गड्ढे हो जाते हर साल, अब वो हनुमान भरोसे हैं। सड़कों पर गड्ढे हो जाना आम बात है। बीएमसी और दूसरे विभाग ये दावा करते हैं कि गड्ढे नहीं बनने देंगे। बीएमसी ने दावा किया कि इस बार करीब 13,000 गड्ढे भर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि हादसे हो रहे हैं और जाम भी लग रहे हैं। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट। एमएनएस का ये हनुमान चालीसा पाठ मस्जिदों में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान के विरोध में नहीं, बल्कि सड़कों पर बने गड्ढों से मुक्ति के लिए है। बीएमसी और एमएमआरडी हमारी रक्षा नहीं कर रहे। आमदार खासदार नगर सेवकों को कुछ पड़ी नहीं है, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। यही वजह है हनुमान चालीसा पढ़ने की। मुंबई के जुहू में तो गड्ढों के पास शंखनाद किया गया। आत्मसम्मान मंच का आरोप है कि सड़क पर बने गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है, इसलिए उसे जगाने के लिए ये शंखनाद किया जा रहा है। ये हमारा शंखनाद है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कि मुंबई करों के साथ होता है, उन अधिकारियों के खिलाफ। उनको जगाने के लिए हम ये शंखनाद कर रहे हैं। पिछले हफ्ते से लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। ये गड्ढे ट्रैफिक जाम की वजह तो बन ही रहे हैं, कई बार जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। बीएमसी हो, एमएमआरडीए या फिर एमएसआरडीसी, ये संस्थाएं अपने अपने इलाकों में कभी कभार गड्ढे भरती तो हैं, लेकिन कई गड्ढे इसलिए नहीं भरे जाते क्योंकि ये तय नहीं हो पाता कि वो सड़क किसके तहत आती है। उस आपसी झगड़े का नतीजा जनता भुगतती है। यही वजह है कि नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब सड़कों के गड्ढे भरने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने का आदेश दिया है। राज्य में सत्ता का नया समीकरण बना है और बीएमसी चुनाव भी होना है, इसलिए सड़कों पर बने गड्ढों पर राजनीति जोरों पर है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।